भारत में समाजवाद का विकास। भारत में समाजवाद का विकास। भारत में समाजवाद का प्रारंभ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किए जाने वाली राष्ट्रीय संघर्ष में ही हो गया था। सर्वप्रथम 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने इसकी घोषणा की थी। भारत में ब्रिटिश शासन में न केवल भारतीय लोगों को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया, बल्कि शासन का अधिकार ही लोगों के शासन का आधार ही लोगों का शोषण करना था, जिसने भारत को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से नष्ट किया था। अतः भारत को हमेशा के लिए ब्रिटिश संबंध तोड़ने होंगे और पूर्ण स्वराज प्राप्त करना होगा। इस प्रकार 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पारित प्रसिद्ध प्रस्ताव को कथन में कहा गया कि यदि हम सर्वसाधारण के लिए स्वराज की वास्तविक स्वराज बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ केवल हम ये राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इसका मतलब केवल राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, वरन सर्वसाधारण की आर्थिक स्वतंत्रता भी है। गांधी जी ने भारतीय आदर्शों और परिस्थितियों के अनुकूल समाजवाद का प्रतिपादन किया है। स्वतंत्र आंदोलन के काल में और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र राय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया बनाने में और मानवीय गरिमा की स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक केंद्र के शासक दल और विपक्ष सभी के द्वारा आपको समाजवाद का पक्षधर घोषित किया जाता है, लेकिन व्यवहार में अब तक इसका किसी दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। यह निश्चित रूप से ही पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर समाजवाद की खाई अब तक काफ़ी बड़ी हो गई है। समाजवाद के प्रमुख तत्व। समाजवाद के प्रमुख तत्व कौन कौन से, इनके बारे में बात करते हैं। समाजवाद के प्रमुख तत्व। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अतिवादी हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारकों का समान रूप से विरोधी है। इसके अनुसार पूंजीवाद असमानता और सामान्य जनता के शोषण पर आधारित है और ऐसी व्यवस्था में किसी भी समस्त जनता के कल्याण में नहीं हो सकती। इसके साथ ही साम्यवाद में इसका विरोध भी उतना ही आधारभूत है जितना पूंजीवाद में उसका प्रजातांत्रिक समाजवाद और साम्यवाद में विरोध किया करता है। साम्यवाद धर्म और नैतिकता का विरोध पर टिका हुआ है। वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की अवधारणा विश्वास करता है और इसके अतिरिक्त अधिनायकवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायक रूप में अपनाया गया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के अनुसार ऐसे विचार हैं जो किसी भी मानव के जीवन जीने के लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार वह साम्यवाद को अपना प्रथम शत्रु मानता है और नई साम्राज्यवाद का तंत्र कहकर उसकी भर्त्सना करता है। प्रजातांत्रिक समाज पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों का विरोध करते हैं। आर्थिक और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है। साम्यवाद यानी कि चीन जैसे देश, जो चीन क्या एक साम्यवादी देश है, भारत क्या एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, प्रजातांत्रिक देश है। जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास। समाजवाद का सबसे प्रमुख लक्षण बताया जा सकता है समाजवाद में विश्वास कि वह सर्वसत्तावाद के सभी रूपों का घोर विरोधी है, क्योंकि सर्वाधिकारवाद में मानवीय व्यक्तिगत उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को कोई महत्व प्राप्त नहीं होता है। सर्वाधिकारवाद के विपरीत ये समाजवाद का एक उपासक है, जो उसके समाज का मार्ग प्रजातंत्र के पूरक बताया गया है। नॉर्मन थॉमस के शब्दों में समाजवाद प्रजातंत्र की वह पूर्ण सिद्धि है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का यह दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाने हो, इसके लिए प्रजातांत्रिक पद्धति को ही अपनाया जा सकता है।
मानवता में विश्वास, मानवता में विश्वास। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराओं के अंतर्गत मानव को एक आर्थिक प्राणी माना गया है, किंतु साम्य समाजवाद मानव को एक नैतिक प्राणी मानता है। पूंजीवाद इस गलत धारणा पर आधारित है। वह व्यक्ति को केवल लाभ और दंड के भय की क्रियाशील समझता है। साम्यवादी मानते हैं कि हिंसा, भय और आतंक जैसे अमानवीय तत्वों के आधार पर ही कोई कार्य किया जा सकता है, किंतु वस्तुतः एक ऐसी भौतिक और आर्थिक प्राणी नहीं है, बल्कि वह क्या है, नैतिक प्राणी है। यह केवल भौतिक विचारों से ही नहीं वरन आदर्शों और आशाओं से प्रभावित होता है और उसके सहयोग से सामाजिकता और बंधुत्व की भावना पर आधारित कार्य करता है। समाजवाद मानवीय क्रियाओं के संबंध में इसी आशावादी दृष्टिकोण को अपनाता है और मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। ठीक है। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का समर्थन। समाजवाद का विचार है कि समस्त सामाजिक व्यवस्था धर्म और नैतिकता की कसौटी पर टिकी हुई है और यदि इस व्यवस्था को मिटाने का प्रयास किया जाएगा तो समस्त व्यवस्था ढह जाएगी। समाजवाद के अधिकांश प्रतिपादकों के द्वारा समाजवाद की प्रेरणा धर्म से प्रदान की गई है, लेकिन धर्म और नैतिकता से समाजवाद का आशय कर्मकांड, भाग्यवाद और धार्मिक जीवन की अन्य कुप्रवृत्तियों को अपनाने से नहीं है, अभी तो मानवता को गरिमापूर्ण जीवन देने से है। समाजवाद का धर्म से आशय ये नहीं है कि जो कर्मकांड है, पूजा है, पाठ है, भाग्यवाद है, कर्मकांड, इन कुप्रवृत्तियों का विरोध करना है और मानव को गरिमापूर्ण जीवन देने से है, वरन सभी धर्मों को समान रूप से प्रतिपादित नैतिकता और आध्यात्मिकता के सामान्य रूप के सिद्धांतों को प्रतिपादित करना है। वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल। समाजवादी दर्शन पूंजीपतियों और श्रमिक वर्गों की विविधताओं को स्वीकार करते हुए वर्ग संघर्ष को नहीं मानता है। वर्ग संघर्ष की भावना दूषित और हिंसात्मक वातावरण को जन्म देती है और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के बजाय गतिरोध का कारण बनती है। समाजवाद के अनुसार पूंजीपति और मजदूरों के हितों में एकता स्थापित की जा सकती है और समाजवाद का मूल मंत्र यही है, संघर्ष की अपेक्षा सामंजस्य और सहयोग स्थापित करना। तो आपने इस वीडियो में आज हमने समाजवाद पढ़ा। समाजवाद के प्रमुख जो आधारभूत तत्व हैं, प्रमुख तत्व, उसको जाना। कुछ इसके और जो प्रमुख तत्व है उसको अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास का लेसन यूनिट 3 से सेकंड लेसन है ये समाजवाद। आज इसको पढ़ेंगे। समाजवाद क्या है, समाजवाद किसे कहते हैं, इसको इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद क्या है इसको समझते हैं। समाजवाद आधुनिक राजनीतिक युग में दो विपरीत विचारधारा, मार्क्सवाद और कल्याणकारी राज्य उदारवाद का उद्देश्य रहा है। समाजवाद जो पाश्चात्य चिंतन में 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ, जो सामान्यतः पूंजीवादी के विरुद्ध विचारधारा माना जाता है। पाश्चात्य समाजवादी विचारधारा समस्त विश्व में तेजी से लोकप्रिय होने लगी। समाजवाद का अर्थ शोषण से रहित समतामूलक समाज और राज्य की स्थापना करना था। भारत सहित अनेक लोकतांत्रिक देशों ने समाजवादी लक्ष्यों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। समाजवादी अवधारणा का विकास। प्राचीन काल में यूनान के स्टोइक दर्शन ने आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। मध्यकाल में थॉमस मूर की प्रसिद्ध कृति यूटोपिया 1516 में एक आदर्श समाजवादी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। 20वीं शताब्दी में बेकन ने अपनी पुस्तक न्यू अटलांटिस में समाजवादी विचारों का उल्लेख किया है, परंतु समाजवादी
की प्रगति की दिशा में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में एक मील का पत्थर साबित हुई, जब क्रांति का ध्येय वाक्य समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल किया गया। इस दौर में फ्रांस में बेबियफ ने समाजवादी सिद्धांत की वकालत की। बेबियफ के विचारों के बाद लेप्की ने प्रसारित किया। 19वीं शताब्दी में संत साइमन, चार्ल्स फुरियर, रॉबर्ट ओवन जैसे विचारकों ने पूंजीवाद के दोषों को मानवीय स्वचेतना के आधार पर दूर कर सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात की। प्रूथो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी में निजी संपत्ति को चोरी की संज्ञा दी है प्रूथो ने। राज्य को समाप्त करने की बात कहकर बेक्लूनिन तथा अन्य अराजकतावादियों ने एक नए समाजवादी परंपरा की शुरुआत की है। इसके पश्चात समाज की अनेक विचारधारा तथा बेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद इत्यादि विकसित हुए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एच.डी.एस. कोल, जॉर्ज सेरोल जैसे विचारकों ने समाज की अन्य धाराओं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। 19वीं शताब्दी के साम्यवाद व मार्क्सवाद समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ। इसका विधिवत सैद्धांतिक सूत्रपात 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र के साथ हुआ। औद्योगिक क्रांति जिसमें शहरी वर्ग को जन्म दिया और समाजवादी क्रांति को संभव बनाया। इससे पहले इंग्लैंड में हुई इस कारण इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का घर कहा जाता है। ब्रिटिश लोगों ने अपने स्वभाव और जीवन मूल्यों के अनुरूप ही समाजवाद के विचारकों को अपनाया। ईसाई धर्म के साथ एक ग्रंथ बाइबल या साम्यवाद के विचारक कार्ल मार्क्स तथा उनकी रचना साम्यवादी घोषणा पत्र की भांति साम्यवाद का एक नया विचारक या एक कोई भी ग्रंथ प्रेरणा के रूप में नहीं है। विलियम इबेस्थिन के शब्दों में इंग्लैंड के अधिकांश वे प्रभावशाली समाजवादी विचारक रहे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों या शासन से कोई महत्वपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त नहीं थी, किंतु इसका प्रभाव मुख्य था उसकी नैतिक शक्ति और उसमें लेखन की शैली के कारण था। जिन विचारकों ने समाजवाद की सामान्य शाखा की है उनमें R.H. टोनी, रेमे मैकडोनाल्ड, सिडनी और प्रैक्टिस बेव, हेरल्ड लास्की, क्लाइमेट एटनी, डार्विन, अमेरिका के नॉर्बिन थॉमस और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया जा सकता है। ये क्या थे? ये भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। समाजवाद का आशय क्या है? मीनिंग ऑफ द सोशलिज्म, यानी समाजवाद किसे कहेंगे? समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व एवं वितरण समाज की नियंत्रण के अधीन रहते हैं। समाजवादी प्रजातंत्र मार्ग को अपनाते हुए समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। राजनीतिक क्षेत्रों में इसकी आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित उदारवादी दर्शन है, लेकिन राज्य के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। समाजवाद की विशेषता है। डेफिनेशन ऑफ द सोशलिज्म, यानी समाजवाद की क्या परिभाषा है? समाजवाद किसे कहते हैं? सोशलिज्म की परिभाषा है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों से नियंत्रण से है। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, बर्नार्ड शॉ की क्या परिभाषा है? समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर समाज के द्वारा होगा और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जा सकेगा। राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा उनका जनसहमति के तरीकों से न कि बल द्वारा स्थापित किए जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये डेफिनेशन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। समाजवाद के
समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्षणों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक तथा मानवीय अधिकार को अपना लिया। प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ द राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अनुसार प्रजातांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। इसका आधार उदारवादी